हाय एवरीवन, अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जितना कोई डिस्कस किया है वो आपने देख लिया होगा। देखो अभी तक मैंने कहाँ तक पढ़ाया था, आपको पूरा गैल्वेनिक मतलब डैनियल सेल जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारा उसका पूरा पढ़ा दिया है। उसके बाद आज हम देखेंगे उसकी नर्स्ट इक्वेशन कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन आता है ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो नर्स्ट इक्वेशन जो है उसको प्रूव करने के लिए क्या है, उसको प्रूव करना मैं आपको पूरा बताऊँगी। इसलिए प्रूव करना बताऊँगी क्योंकि उसमें जो इक्वेशंस हम यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलरली उस इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए स्टार्टिंग से जो इक्वेशन आपको बताऊंगी उसमें इक्वेशन नंबर मार्क कर दूंगी, उन सारी पर्टिकुलर इक्वेशंस को भी आपको लर्न करना है। तो इस जो नर्स्ट इक्वेशन का पूरा प्रोसेस है वो आपको याद रखना है। नर्स्ट इक्वेशन भी लर्न करने के लिए ये स्टार्ट करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ठीक, नर्स्ट इक्वेशन। तो एक बात ये देखो, जैसे हमें नर्स्ट इक्वेशन प्रूव करना है, कोई भी रिएक्शन हमारी गिवन है, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, पहले रिएक्शन क्वोशंट निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमारी रिएक्शन है ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी। देखो ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स ए बी सी डी हमारे रिएक्टेंट्स है, और इसके पहले जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी है ये हमारे क्या है, कोफिशिएंट्स है। मतलब कितना मोल ए का प्रेजेंट है वो हमारा ए है, कितना मोल बी का प्रेजेंट है वो बी है, सिमिलरली सी सिमिलरली डी। ठीक है, अगर इसके लिए हमें रिएक्शन क्वोशंट लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, जैसे हम एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में के निकालते थे, सिमिलरली हम रिएक्शन क्वोशंट को भी वैसे ही निकालते हैं। रिएक्शन क्वोशंट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं, क्यू निकाल रहे हैं। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन होती तो हम के सी निकालते। ठीक है, जिसे हम के कहते हैं। अगर इसे निकालना है, क्यों निकालने के लिए सिमिलरली जैसे वहाँ पे कहते थे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते थे, तो सेम वही चीज़ करनी है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सी क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, और जो हमारे यहाँ इसका कोफिशिएंट है उसे पावर में लिख देंगे। ऐसे ही तो लिखते हैं, पढ़ा है ना। डी लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन और उसकी पावर लिख देंगे। सिमिलरली ए और उसकी पावर लिख देंगे, बी और उसकी पावर। ठीक है, हमने इतना फाइंड आउट कर लिया। इसे रिएक्शन ये हमारी क्या हो गई, 1 ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर रिएक्शन इसे लिख लो, क्या है, रिएक्शन क्वोशंट निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो अगर हम कोई भी रिएक्शन लेते हैं, सपोज अगर हम क्या अमोनिया का फॉर्मेशन कराना है, N2 प्लस H2 गिविंग अमोनिया। ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 2 है और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अमोनिया वाली कंडीशन में हमारा ए क्या है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे बी क्या है 3 है, यहाँ पे सी क्या है 2 है। इस रिएक्शन में डी नहीं दिया गया, बट बहुत सारे रिएक्शन जो हम देखते हैं उनमें डी दिया होता है। तो इसका ये एग्जाम्पल हो गया कि यहाँ पे ये क्या है, कोफिशिएंट्स है। ठीक है, इसको उसकी पावर में लिखना, जो भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा। अब देखो हम इसमें कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस का RT/ln/Q। ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे, और इसके ऊपर भी पर्टिकुलरली क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड भी वो क्वेश्चन दे देगा, तो ये इक्वेशन भी याद रखनी है। यहाँ पे डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, ये तो पता ही है आप, ये क्या है गिब्स फ्री एनर्जी, ये तो पढ़ते आ रहे हैं हम, तो ऑब्वियसली पता होगा। और ये है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, क्यों रिएक्शन क्वेश्चन यहाँ पे निकाल दिया। ठीक, अब इसके बाद एक क्वेश्चन हमें यूज करनी है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस का NFE। ये रिएक्शन याद होगी, 11th में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ा होगा 12th वालों के लिए। ये देखो ये चैप्टर ना बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। आप यहाँ पे देखोगे कि आपको 12th में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बोलोगे कि बहुत ही आसान चैप्टर है, बट इसके जो क्वेश्चंस हमारे नेट के लेवल में आते हैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन जैसे पूछता है उसका लेवल हाई होता है। बस वो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे आपके, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ से हमने डेल्टा जी, अगर डेल्टा जी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस का NFE नॉट। ठीक, इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिया, ये हमारी क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। अब डेल्टा जी हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, जैसे कि हम पढ़ते हैं, देखो हम क्या देखते हैं, डेल्टा जी अगर हमारा 0 है मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, नो रिएक्शन।
ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही होगी। जैसे सिमिलरली हमने क्या पढ़ा था, ई नॉट वैल्यूज़ के लिए पढ़ा था, आपको याद होगा क्या, ई नॉट हमने निकाला था जब हमारा क्या होता है, ई नॉट सेल 0 होता है तो वहाँ पे कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही होती है। जब ई नॉट हमारा पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, डिस्चार्जिंग कंडीशन होती है। जब ई नॉट नेगेटिव होता है तो चार्जिंग कंडीशन होती है। सिमिलरली जैसे मैंने ई नॉट के लिए बताया था, यहाँ पे डेल्टा जी के लिए भी वही वैल्यूज़ होती हैं। अगर ये नेगेटिव है, याद होगा ये नेगेटिव होता है तो प्रोसेस हमारा कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप हमारी रिएक्शन हो रही होगी, कोई ना कोई कंडीशन जिससे हमारी रिएक्शन हो ही रही होगी। ठीक है, अगर हमारा डेल्टा जी पॉजिटिव है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन नहीं हो रही। ठीक, नॉन स्पॉन्टेनियस, बाहर से कुछ करना पड़ेगा इसमें तभी ये रिएक्शन होगी, हीट वगैरह कुछ अप्लाई करना होगा। ठीक, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है हमारी। अब हम यहाँ तक ले आए, देखो थर्ड इक्वेशन ये है, ये इसलिए मैं इसको ऐसे मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये सेपरेटली याद कर लेना। आप इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को क्या करो, इक्वेशन सेकंड में पुट करो। ठीक, यहाँ देखो, पुट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन सेकंड में अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन को, ठीक, इन दोनों को, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, माइनस का एन एफ ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, यहाँ पे क्या आएगा, आर टी एल एन क्यू, क्योंकि यहाँ पे पुट करने के लिए कुछ नहीं। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब पूरी इक्वेशन को माइनस का एन एफ से हम डिवाइड कर दें, माइनस का एन एफ से डिवाइड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को, माइनस का एन एफ से डिवाइड कर दिया, माइनस का एन एफ से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो माइनस का एन एफ यहीं पे मैंने डिवाइड कर दिया, माइनस का, यहाँ तो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे क्या कैंसिल नहीं होगा, एन एफ ऐसे ही रहेगा। तो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, देखो यहाँ से आएगा क्या आएगा, ई आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, ई नॉट आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस आर टी एल एन क्यू बाई एन एफ। ये जो इक्वेशन आई है इसे कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। हमारी नर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गई, यही हमारी नर्स्ट इक्वेशन है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस का आर टी एल एन क्यू बाई एन एफ, ये नर्स्ट इक्वेशन। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो नर्स्ट इक्वेशन हमने प्रूव कर ली, बट आपने एक और फॉर्म पढ़ा होगा 0.0590 वाला। ठीक, वो आपको भी कराती हूँ, वो कैसे आता है वो पता होगा, आई नो पता होगा, बट क्या है कि मैं उसको करा दे रही हूँ। अगर भूल गए हो, नहीं याद है, तो उस फॉर्म को भी देख लो। वो फॉर्म कैसे आता है, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस का आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू, ये आपकी इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन। अगर हम आर टी और एफ की वैल्यू पुट कर दे, क्योंकि हमें ये सारी वैल्यूज़ क्या पता होती है, तो हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ई नॉट सेल माइनस का आर क्या होता है, 8.314 होता है, टेम्परेचर कितना होता है 298 केल्विन। ये तभी हमें क्या है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में लेना है, ये सारी जो वैल्यूज़ हम ले रहे हैं अब स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहे हैं, जहाँ पे टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन है, एन तो क्या है इलेक्ट्रॉन का चेंज है, एन क्या है इलेक्ट्रॉन का चेंज है, वो नहीं ले रहे। फराडे क्या है 96500, ये वैल्यू फिक्स है, और एल एन क्यू ये तो हम निकाल लेंगे। ठीक, अगर एल एन को हम लॉग में चेंज करते हैं, एल एन को क्या कर दे लॉग में चेंज कर दे, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉग में हो जाएगा, और यहाँ पे क्यूब भी आ जाएगा। ठीक, पूरी वैल्यू करके दिखा रही हूँ आपको, ई नॉट सेल, ताकि आपको वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना रहे, डायरेक्ट अपना यूज़ करो, 0.059। ठीक, और यहाँ पे आएगा एन लॉग क्यू, ये भी आपकी नर्स्ट इक्वेशन है, ये भी नर्स्ट इक्वेशन है, ये भी नर्स्ट इक्वेशन है, बट ये स्टैंडर्ड कंडीशन में जब हम टेम्परेचर को 298 केल्विन लेते हैं, ये भी नर्स्ट इक्वेशन। ठीक, दोनों इक्वेशंस को याद रखना। अभी इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी है क्यू से रिलेटेड, तो वो आपको बताते हैं। देखो अब क्यू से रिलेटेड एक बात है, वो देखो क्यू है रिएक्शन क्वोशेंट है। अभी आप देखोगे कई जगह क्यू की जगह क्या दे रखा होगा, के दे रखा होगा, के और के सी दोनों लिख सकते हैं। क्यू की जगह के देख रखा होगा, वो किस कंडीशन में दे रखा होगा, ये देखो जब हम क्या लेते हैं एट इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं,
एट इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं तब क्या हो जाता है, Q हमारा Kc के बराबर हो जाता है। ऐसे तो क्या होता है, देखो ऐसे कंडीशंस होती हैं, इसे ध्यान में रखना। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये होता है, ठीक, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये होता है। और देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये भी होता है, और क्या होता है उसके साथ साथ हमारी जो ई सेल की वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ई सेल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। वो भी देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। एक कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में Q Kc के बराबर होता है और ई सेल क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। ये कैसे देखो इसको भी बताती हूँ। जब क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस का NF ई सेल होता है, ठीक, यहाँ पे ई सेल होता है। अब क्या है, तुम्हारा डेल्टा G ज़ीरो है, डेल्टा G तुम्हारा ज़ीरो है, तो वहाँ पे माइनस का NF ई सेल। अगर डेल्टा G ज़ीरो है, कोई रिएक्शन, अगर डेल्टा G तुम्हारा ज़ीरो है तो ई सेल भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, ई सेल भी तुम्हारा ज़ीरो हो गया। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में Q बराबर Kc हो गया, ये चीज़ याद रखना, ठीक। अब देखो एक और चीज़ बता रही हूँ, यहाँ पे देखो ये Q बराबर Kc की एक कंडीशन देखो, जब हमारा Kc बड़ा होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही होती है। कैसे, देखो कोई भी रिएक्शन हमारी जैसे दे रखी है A प्लस B गिविंग C, ये रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो नहीं दे रखी, इस कंडीशन में क्यों निकालोगे आप, इस कंडीशन में क्या निकालोगे, क्यों निकालोगे। अगर ये कंडीशन ऐसे दे रखी है, इक्विलिब्रियम में दे रखी है, ऐसे दे रखा होता है ना क्वेश्चन में, कैसे दे रखा होता है, ऐसे कोई रिएक्शन हमारी मेंशन है, तो उस कंडीशन में क्या निकालते हो, के निकालते हो, क्योंकि वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात हो रही होती है, तो वहाँ पे हम Kc निकालते हैं, के निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब भी मेंशन ना हो, क्यों हमारा, जब हमारा क्या होता है, Kc बड़ा होता है Q से, हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही होती, मतलब A प्लस बी क्या देगा, C प्रोडक्ट देगा, ठीक है, बैकवर्ड नहीं हो रही होती, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही होती है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना, बेसिक चीज़ें हैं, ये तो पता ही होनी चाहिए। जब हमारा Q Kc से बड़ा हो जाता है तो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही होती है, इस कंडीशन में बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होता है, तो पता ही है Q बराबर Kc के हो जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या करोगे, जब Q तुम्हारा Kc के बराबर हो गया तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, देखो मैं पुट करके दिखाती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये कर लिया। देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है, ई नॉट सेल माइनस, ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। किस कंडीशन में हो रहा है, एट इक्विलिब्रियम में ये हो रहा है। एट इक्विलिब्रियम में ई सेल ज़ीरो हो गया, RT बाय NF ln K, ठीक। पूछेगा, क्वेश्चन में पूछता है कि K की वैल्यू फाइंड आउट करो, तब ये करोगे, ठीक। उस कंडीशन में कैसे आएगा, सिर्फ ये यूज़ करना है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू RT बाय NF ln K। बाकी आप K को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। K को सॉल्व करना भी बता रही हूँ। यहाँ पे देखो क्या करोगे, NF को ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, NF ई नॉट सेल, ठीक। RT क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और हमें सिर्फ K निकालना है, K निकालना है। ln क्या होता है, बेस E में होता है। ln किस में होता है, बेस E में होता है। ln को जब लॉग में चेंज करेंगे, यहाँ पे 2.303 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर, यहाँ पे वो नीचे आ जाएगा 2.303 का मल्टीप्लाई होगा, लॉग में चेंज हो जाएगा, ठीक है, लॉग के आ जाएगा, वो 2.303 को नीचे ले आए, के वहीं पे है। अब लॉग क्या होता है, बेस 10 में होता है, तो ये पूरा कैसे लिख सकते हो, बेस 10 NF ई नॉट सेल अपॉन 2.303 RT इज इक्वल्स टू K। निकाल लिया K की वैल्यू, यहाँ से K की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। समझ में आ रहा है, पूरा नर्स्ट इक्वेशन का पूरा टॉपिक तुम्हारा हो गया। नर्स्ट इक्वेशन में इससे ज़्यादा नहीं आता, वो 3 इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, या तुम्हारा इससे क्वेश्चन आएगा, या 0.05 वाली कंडीशन से आ जाएगा, या तो तुम्हारा K की कंडीशन से आएगा, या तो Q की। सारी कंडीशंस बता दी हैं, समझ में आ रहा है। अब देखो तुम्हारा जैसे कभी पूछ लेता है, pH का क्वेश्चन पूछता है, pH का क्वेश्चन उसने पूछ रखा है, इसलिए वो चीज़ भी तुम्हें यहाँ पे करा दे रही हूँ। pH के लिए पूछेगा तो pH तुम कैसे निकालोगे,
तुम्हें मैंने सिंपल कहा पीएच कैलकुलेट करो, नर्स्ट इक्वेशन से पीएच कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट कर सकते हो? एक बार सोच के देखो कि हम पीएच कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सोच के देखो, चलो बताती हूँ। देखो हम पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। पीएच क्या, पीएच में क्या हाइड्रोजन का यूज हो रहा है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा हुआ है, मैंने बताया पिछले वाले में आपको। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखो बहुत ही सिंपल चीज, बहुत ही सिंपल बताऊंगी कैसे करना है। हाइड्रोजन है तुम्हारा, हाइड्रोजन पॉजिटिव, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये तुम्हारी क्या है, कैथोड की रिएक्शन हो जाएगी। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, H2 तुम्हारी गैस बन जाएगी। यहाँ पे बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दिया, ये रिएक्शन हो गई तुम्हारी, ठीक, हाइड्रोजन की रिएक्शन हो गई। अब क्या करना है तुम्हें, इसी रिएक्शन को देखो, क्या करोगे, हमने लिखा नर्स्ट इक्वेशन को, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस का RT/NF ln Q, ठीक, ये लिखा, देख रहे हो। अब क्या करोगे, ln Q क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो क्या लिखेंगे, गैस, इसे लिख के देखो, ई नॉट सेल माइनस का RT/NF ln H2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, इसकी पावर हाफ लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, H पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो क्या करना है तुम्हें, अब बस इसको क्या सीधा तुम्हें सॉल्व कर लेना है, इसको हो गई रिएक्शन, पीएच ऐसे ही कैलकुलेट होगा। लेकिन आखिर देखो पीएच तक कैसे पहुंचेंगे, ई सेल, अभी कंफ्यूज हो गए कि पीएच तक कैसे पहुंचेंगे, बता रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलएन को हम खोल के लिख ले, यहाँ पे RT/NF। अब देखो एक बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ आपको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, ई नॉट सेल क्या होता है, 0 होता है, पता है। तो ई नॉट सेल हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। पहले ही हम, जब हमें सारी कंडीशंस पता है तो हम पहले से लिख के चलते हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ पे तो सिर्फ इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस, ठीक, 0 हट गया यहाँ पे। अब एलन को खोल के लिख लो, एलन को मैंने खोला तो ये क्या है, दोनों डिवाइड में है, तो H2 यहाँ पे आ जाएगा हाफ, ठीक। देखो ln A/B क्या होता है, ln की प्रॉपर्टीज में सीख लो, साथ साथ याद रहना चाहिए, ln A माइनस ln का B, समझ में आ रहा है। जैसे हम ln A इंटू बी करते हैं, A इंटू बी में होता है तो क्या हो जाता है वो, ln A प्लस ln B, ऐसे लिख देते हैं। सेम इसमें लिख देंगे, ln H2 पॉजिटिव का हो गया। अब ln को हम क्या करते हैं, लॉग में चेंज कर लेते हैं, इसी स्टेप में कर लिया ln को लॉग में चेंज, क्योंकि हमें पता है लॉग में चेंज करने से क्या होगा, सिर्फ 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस मल्टीप्लाई को हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस इक्वेशन में। कर दिया हमने, लॉग हो गया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा लॉग H पॉजिटिव। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि ये चीज़ इसमें मल्टीप्लाई होगी। अब देखो लॉग H पॉजिटिव क्या होता है, देखो माइनस का लॉग H पॉजिटिव किसके बराबर होता है, पीएच के बराबर होता है, ठीक। माइनस का लॉग H पॉजिटिव, आगे से पीएच लिख सकते हैं, बता दिया है, पीएच लिख सकते हैं। तो माइनस, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या कंडीशन होती है, टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, बताया है पिछले में, टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 बार होता है, प्रेशर नहीं दे रखा लेकिन बता रही हूँ, प्रेशर 1 बार होता है, ठीक। फैराडे की तो पता ही है हमें, आर हमें पता ही है, तो हम इसे कैलकुलेट करना अभी बताया है, जस्ट अभी बताया है, क्या था 0.059/n, यही आता है ना। इसको क्या किया, लॉग H2 हाफ, और क्या करेंगे, इसे हमने लिख लिया pH, ठीक, इतना कर लिया। इस माइनस को यहाँ पे आ गया, और ये क्या माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ई सेल। पीएच यहीं से कैलकुलेट हो गया, पीएच यहीं से, हमें पीएच आ गया। अब वैल्यू देगा, अब तुम्हें कुछ भी कैलकुलेट करा सकता है, वो ई सेल कैलकुलेट करा सकता है, H2 कैलकुलेट करा सकता है, H2 की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करा सकता है, पीएच कैलकुलेट करा सकता है, कुछ भी बोलेगा, पीएच कैलकुलेट करने को बोलेगा। ये सारी वैल्यूज को सिर्फ तुम्हें इधर ले आना है और पीएच तुम्हारा हो जाएगा। देखो कैसे लाते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे कर दो 0.059
बाई एन, देख रहे हो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग H2 हाफ कॉन्सेंट्रेशन माइनस इसके साथ आ गया, ये माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का pH। ये सारी वैल्यूज़ को तुम्हें यहाँ पे लिख देना है और तुम्हारा pH कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। तो ये आ गया pH, ठीक है, यहीं पे छोड़ सकते हो, ये इसको यहाँ पे लिख लेना, ठीक। pH निकालना भी बता दिया नर्स्ट इक्वेशन से, इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखो मैं कंडक्टेंस, इसके बाद ना नर्स्ट इक्वेशन के बाद हमारा कोई टॉपिक नहीं बचता, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट में। और क्या करना है हमें, इसके बाद कंडक्टेंस वाला आ जाता है, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ना है, ठीक है। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नर्स्ट इक्वेशन की हर एक छोटी से छोटी चीज़ मैंने करा दी आपको। तो थैंक यू सो मच। जो नए हैं इस चैनल को वो सब्सक्राइब करें, जो पहले से है वो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।